हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक। मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का पुनः एक बार स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकताओं के बारे में, और जो आवश्यकताएं थीं उनमें अपन ने महत्वपूर्ण रूप से जो चीज़ें पढ़ी थी वो थी कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल एंड वाटर, दूसरा था सनलाइट, और तीसरा अपन ने पढ़ा था फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन था अपना वो प्रकाश संश्लेषी वर्णक था, जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में। एक था क्लोरोफिल, इसमें अपन ने क्लोरोफिल के टाइप पढ़े थे, क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल। इसके साथ साथ अपन ने पढ़ा था कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की मैकेनिज़म्स यानी कि उसकी क्रियाविधि से रिलेटेड है। तो क्रियाविधि एक्चुअल में प्रकाश संश्लेषण की अगर मैकेनिज़्म की अपन डायरेक्टली बात करें तो उसको दो भागों में बांटा गया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया से सीधा सीधा तात्पर्य है कि इसके लिए जो आपकी सनलाइट है वो कंपलसरी यानी कि अनिवार्य होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया से तात्पर्य है कि इसके लिए जो लाइट है उसकी कंपलसेशन यानी कि उसका जो अनिवार्यता है उसकी कोई बाध्यता नहीं होती। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को अच्छी तरह समझने से पहले अपने को कुछ दो तीन चीज़ें हैं जिनके बारे में अपने को डिटेल से चर्चा करनी है। तो सबसे पहले अपन उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उसमें एक टर्म आती है क्वांटासोम। हालांकि ये आपको हरित लवक की स्ट्रक्चर के साथ बताना था, लेकिन ये वहाँ रह गया है अपना, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए आज अपन यहाँ इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्वांटासोम्स, अगर इसकी डिस्कवरी की अगर अपन बात करें यानी कि खोज की अगर अपन बात करें तो जो खोज है उसका श्रेय जो है पार्क और बिगिंस नामक एक साइंटिस्ट हैं दो, उनको जाता है। तो जो पार्क और बिगिंस हैं उन्होंने क्वांटासोम के बारे में सबसे पहले बताया था, और पार्क और बिगिंस जो हैं इन्होंने कहा कि जो स्ट्रक्चर पीछे अपन हरित लवक की पढ़ के आए हैं उस हरित लवक की जो संरचना है उसमें एक टर्म आई थी जिसको हमने कहा था थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड क्या है? ट्यूबुलर सिस्टम है जो कि आंतरिक झिल्ली यानी कि नलिका तंत्र एक प्रकार का, जो कि आंतरिक झिल्ली यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन होती है हरित लवक की, उसके द्वारा निर्मित होता है। कहीं कहीं ये स्टैक लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर देते हैं, जिनको हमने नाम दिया था ग्रेना, और सिंगल के लिए अपन काम में ले सकते हैं ग्रेनम। तो ऐसी स्थिति की अगर अपन बात करें तो जो थाइलेकॉइड्स हैं वहाँ पर पार्टिकल्स यानी कि कणीय संरचनाओं के रूप में, यानी कि कणीय जो संरचनाएं हैं उनके रूप में क्वांटासोम पाए जाते हैं। अब वास्तव में ये कणीय संरचनाएं क्या हैं? तो जो क्वांटासोम है बेसिकली लिपिड्स यानी कि वसा और प्रोटीन्स, इनसे मिलकर के बने हुए होते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये इंक्लूड रखते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक। अब जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं उनमें सभी प्रकार के सहायक और मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक आ जाते हैं। तो जो सहायक और मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो सभी, जैसे कि अपन ने ऊपर लिख रखे हैं यहाँ, क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड्स है, फाइकोबिलिन्स है जिसमें क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन है, फाइकोइरिथ्रिन है, कैरोटीनॉइड्स है, जंतोफिल्स है, ये सभी इनमें पाए जाते हैं। तो ये बात तो हुई क्वांटासोम की, जो कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा जो आपका फोटोन्स हैं क्वांटा के रूप में उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और उनकी जो एनर्जी है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के
अपचयन में काम में लेते हैं। अब इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट। रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट, रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट, या आप सीधा सीधा लिख सकते हैं लाल पतन प्रभाव। लाल पतन प्रभाव, इसके बारे में जो सबसे पहले चर्चा की है वैज्ञानिकों ने, उनका नाम है इमर्सन व अर्नोल्ड। आप यहाँ अर्नोल्ड, टर्मिनेटर मूवी वाले अर्नोल्ड को याद रखते हुए कर सकते हैं, जो कि आप लोगों ने सबने देखी होगी। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट की जो फर्स्ट फेज थी, उस फर्स्ट फेज की अगर अपन बात करें तो उन्होंने क्या किया, एक पादप लिया, यानी कि एक पादप लिया, एक प्लांट गमले में लगा हुआ, उसको उन्होंने मोनोक्रोमेटिक, किस प्रकार की लाइट अवेलेबल करवाई, मोनोक्रोमेटिक। मोनो यानी एक, और क्रोमा जो शब्द है वो कलर के लिए काम में लेते हैं, अर्थात हम ये लिख सकते हैं किसी एक रंग का प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक रंग का प्रकाश। और यहाँ इन्होंने हाई वेवलेंथ वाली लाइट अवेलेबल करवाई, जो कि किस फॉर्म में थी, रेड कलर के फॉर्म में, जिसकी नैनोमीटर में लेंथ अपन लिख सकते हैं 682 760 नैनोमीटर। और ये लाइट अवेलेबल करवाएगी किसको, प्लांट को। फिर उसके अंतर्गत जब फोटोसिंथेसिस हुआ, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, तो यहाँ जो प्रकाश संश्लेषण की यील्ड, यानी कि जो प्राप्ति का सीधा सीधा तात्पर्य है कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कितना हुआ, वो नॉर्मल कंडीशन की तुलना में काफ़ी क्या था, कम। अर्थात यदि किसी पादप को एक ही रंग का प्रकाश, जिसमें उच्च तरंगदैर्ध्य वाले लाल रंग का प्रकाश यदि उपलब्ध करवाया जाए, तो प्रकाश संश्लेषण के जो उत्पाद है, जो उत्पादन की जो उसकी दर है, उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और उसी कमी को यहाँ पर नाम दिया गया लाल पतन प्रभाव, यानी कि रेड ड्रॉप इफ़ेक्ट। अब अपने सेकंड फेज में उन्होंने क्या किया, सेकंड फेज में इस बार डाईक्रोमेटिक लाइट दी गई। कौन सी, डाईक्रोमेटिक, डाई यानी दो, यानी कि दो अलग अलग रंग का प्रकाश। इस बार हाई वेवलेंथ तो ऑलरेडी पहले रेड कलर के रूप में दिया ही जा रहा था, जिसमें आप लिख सकते हैं 682 760 नैनोमीटर की लाइट ऑलरेडी दी जा रही थी। लेकिन इस बार लो वेवलेंथ के रूप में उन्होंने लाइट चुनी ब्लू कलर की, जिसकी वेवलेंथ लगभग होती है 430 नैनोमीटर। और उसी प्रकार का जो पादप लिया गया था गमले में लगा हुआ, इस बार इन दोनों प्रकार की जो लाइट थी, ये उस पौधे को अवेलेबल करवाई गई। अवेलेबल करवाई गई तो प्रक्रिया हुई प्रकाश संश्लेषण की। प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया हुई तो इस बार जो प्रकाश संश्लेषण की यील्ड थी, यानी कि जो प्राप्ति थी या जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन था, वो कम होने के बजाय उसमें क्या देखी गई, वृद्धि देखी गई। और इस वृद्धि की जो प्रोसेस थी, इसको वैज्ञानिक इमर्शन के नाम पर, यहाँ पर ने लिखा है इमर्शन के नाम पर, इसको कहा गया इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। क्या कहा गया, इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। इमर्सन वृद्धिकारी प्रभाव। अब यहाँ दोनों फेजेस में हमने देखा, सिंगल लाइट दी जाती है तो फोटोसिंथेसिस की यील्ड में कमी होती है, दो अलग अलग तरह की लाइट दी जाती है तो फोटोसिंथेसिस की यील्ड में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यदि अपन इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूज़न यानी कि निष्कर्ष निकालें तो एक्चुअल में निष्कर्ष क्या आता है, इन्होंने कहा कि पादप में, यानी कि जो प्लांट है उसमें दो तरह के पिगमेंट सिस्टम, यानी कि वर्णकीय तंत्र, यानी कि वर्णक तंत्र, जिसको फोटो सिस्टम भी कहा इन्होंने। क्या नाम दिया, फोटो सिस्टम। इसको शॉर्ट फॉर्म में पीएस के थ्रू शो करते हैं।
तो इन्होंने कहा कि किसी एक प्रकार का फोटो सिस्टम नहीं होता, वहाँ दो प्रकार के फोटो सिस्टम होते हैं और ये दोनों फोटो सिस्टम अलग अलग यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, यानी कि लो लाइट एंड हाई लाइट दोनों प्रकार का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिससे कि रिजल्ट के फलस्वरूप जो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है उसके उत्पादन की दर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद नंबर आता है, फोटो सिस्टम को नाम दिया गया फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। अब अपन बात करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट क्या है और फोटो सिस्टम सेकंड क्या है। उससे पहले एक टर्म और आती है छोटी सी, जो कि एग्ज़ाम में 1 नंबर की परिभाषा के तौर पर कई बार पूछी गई है। यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ उसको, PAR। PAR का सीधा सीधा मतलब होता है फोटोसिंथेटिकली, A फॉर एक्टिव और R फॉर RADIATION यानी कि रेडिएशन। हिंदी में आप लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण क्या है? पीछे सनलाइट, पीछे अपन ने पढ़ी थी सनलाइट। सनलाइट में आपको बताया गया था कि इनविजिबल और विजिबल दो प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं। तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है, केवल और केवल उसी विजिबल पार्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। तो सूर्य से आने वाले प्रकाश का वो हिस्सा या विकिरण की तरंगदैर्ध्य की वो विकिरणें जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहलाता है PAR पार, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है उसकी अगर अपन वेवलेंथ के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालें तो वो होती है 390 नैनोमीटर से 760/780 नैनोमीटर। तो आप ये याद रखेंगे, 1 नंबर का प्रश्न आपको यहाँ एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सकता है। अब आता है अपना फोटो सिस्टम, तो मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ फोटो सिस्टम। प्रकाश तंत्र या वर्णक तंत्र। अब किसी भी एक पर्टिकुलर फोटो सिस्टम की अगर अपन बात करें तो उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। नंबर 1 तो पार्ट होता है इसका एंटीना मॉलिक्यूल। आप याद रखेंगे एंटीना मॉलिक्यूल, या इसको आप लिख सकते हैं रिएक्शन सेंटर। यहाँ हिंदी में एक शब्द आप याद रख लें, अभिक्रिया केंद्र। क्या कहेंगे आप इसको? अभिक्रिया केंद्र। दूसरा जो पार्ट है उसमें होते हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। क्या होते हैं? एक्सेसरी पिगमेंट्स। इसको आप लिख सकते हैं सहायक वर्णक। वर्णक कौन से? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। यहाँ जब भी अपन बात करेंगे वो सीधा सीधा रिलेटेड होंगे किससे? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों से। तो रिएक्शन सेंटर जो है, जो भी दोनों फोटो सिस्टम अपने इसमें पाए जाते हैं वो दोनों ही फोटो सिस्टम में जो रिएक्शन सेंटर है वो होता है क्लोरोफिल ए। पहले भी अपन ने चर्चा की थी, यूनिवर्सल पिगमेंट जो है वो कौन है? क्लोरोफिल ए। अर्थात सभी प्रकार के प्लांट्स में देखने को मिलता है, तो रिएक्शन सेंटर के रूप में भी कौन कार्य करता है? क्लोरोफिल ए। एक यदि अपन फोटो सिस्टम या फोटो सिस्टम का एक प्रारूपिक चित्र बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार का अपन बना सकते हैं। जैसे ये बहुत सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं जो कि मैंने यहाँ छोटे छोटे गोले या लड्डुओं के रूप में यहाँ शो किया है, जैसे कि एक लड्डू की ढेरी है। तो यहाँ जो ऊपर ही ऊपर अपने को ये दिखाई दे रहा है इसको अपन मानते हैं रिएक्शन सेंटर, और इसके अलावा ये जो इतना पोर्शन है ये आ जाएंगे सारे एक्सेसरी पिगमेंट, और ये हो जाएगा रिएक्शन सेंटर यानी कि अभिक्रिया केंद्र, और या फिर इसको आप लिख सकते हैं एंटीना मॉलिक्यूल।
तो इस प्रकार से ये एक पूरा फोटो सिस्टम है। तो जो फोटो सिस्टम है उसमें एक्चुअल में होता क्या क्या है, देखो यहाँ सूर्य है, सूर्य से आने वाली लाइट है, लाइट में ये इस प्रकार से जो मैंने एब्जॉर्बेंट जो प्रोसेस दिखाई है, ये यहाँ पर क्या आ रहे हैं, फोटोन, क्या आ रहे हैं, फोटोन। इन फोटोन्स का एब्जॉर्प्शन किया जाता है एक्सेसरी पिगमेंट्स के थ्रू। जैसे ही एक्सेसरी पिगमेंट्स इन फोटोन्स को एब्जॉर्ब करते हैं, अलग अलग लाइट, अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है अलग अलग के द्वारा ऑब्जर्व की जाती है। जैसे ही एक्साइट होते हैं ये अपने वाले से ऊपर वाले को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे ये हुआ फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, इधर से इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, और इस तरह से करते करते जो टोटल एनर्जी जो फोटोन से मिलती है वो लास्ट में रिएक्शन सेंटर या अभिक्रिया केंद्र को क्या कर दी जाती है, स्थानांतरित कर दी जाती है। और अभिक्रिया केंद्र से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मुक्त कर दिया जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन का क्या हो सकता है, तो सपोज कीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ ए। अभी ये कोई सब्सटेंस है जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, यानी कि ऑक्सीकृत अवस्था में है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AH2 में, अर्थात इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, अर्थात अपचयन हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये जो अपचयन होने के बाद में जो अपचयनकारी या अपचायक जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है, ये एक्चुअल में रिड्यूसिंग पावर होती है। क्या होती है, रिड्यूसिंग पावर, अर्थात अपचयन करने वाली शक्ति या पावर, एक एनर्जी होती है जो कि यहाँ लाइट रिएक्शन जब अपन आगे पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि इस रिड्यूसिंग पावर के रूप में यहाँ तैयार किया जाता है NADPH2, या इसको आप लिख सकते हैं NADPH+H पॉजिटिव। तो ये जो है वो ये रिड्यूसिंग पावर है। तो एक्चुअल में रिड्यूसिंग पावर का जो जनरेशन हुआ, यानी कि जो उत्पत्ति हुई, वो वास्तव में कहाँ से हुई, फोटोन्स की एनर्जी के थ्रू निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा। तो ये एक फोटो सिस्टम का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। इस फोटो सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चर के बाद अपन बात करेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। हाँ, अब अपन स्टार्ट करते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड यहाँ इधर मैं लिख देता हूँ फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट, अभी अपन ने जो लीनियर डायग्राम बनाया था, एक छोटा सा डायग्राम और बना लेते हैं इस प्रकार से यहाँ, और ये हो जाएगा आपका अभिक्रिया केंद्र यानी कि रिएक्शन सेंटर। ये हो जाएंगे सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक, एक्सेसरी पिगमेंट। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये दो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं अभिक्रिया केंद्र। तो अभिक्रिया केंद्र क्या है, अभिक्रिया केंद्र, पहली बात तो ये कि क्लोरोफिल ए तो कन्फर्म है। अब यहाँ जो क्लोरोफिल ए है उसके अगर अपन वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन की यानी कि अवशोषण की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ जो क्लोरोफिल ए होता है वो होता है क्लोरोफिल ए 683 यानी कि 683, अर्थात 680 और 680 से अबव जो रेडिएशंस हैं वो इसके द्वारा क्या की जाती हैं, एब्जॉर्ब की जाती हैं। साथ में यहाँ सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में जो सबसे मुख्य या प्रमुखता से पाया जाता है वो होता है कैरोटीनॉइड्स। क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स। तो जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो और क्लोरोफिल ए मिल करके फोटो सिस्टम फर्स्ट के क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। दूसरी बात, फोटो सिस्टम फर्स्ट की जो एक स्पेसिफिक बात है, लाइट रिएक्शन के दौरान जब अपन उसके चरण पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आती है या एक पूरा एक स्ट्रक्चर है या पूरी एक अभिक्रिया है जिसको अपन नाम देते हैं प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण दो प्रकार से संपन्न होता है, एक होता है चक्रीय और एक होता है अचक्रीय। चक्रीय और अचक्रीय। तो जो फोटो सिस्टम फर्स्ट है ये चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण दोनों की घटनाओं में या दोनों प्रक्रियाओं में क्या होता है, भाग लेता है या उसमें शामिल होता है। अब बात करते हैं फोटो सिस्टम सेकंड की। तो ये इसका रिएक्शन सेंटर है, ये इसमें एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, तो ये मैंने यहाँ आपके सामने बना दिए हैं। तो यहाँ जो रिएक्शन सेंटर है यहाँ भी वही क्लोरोफिल ए होगा, लेकिन यहाँ जो क्लोरोफिल ए होगा वो होगा क्लोरोफिल ए 673, यानी कि बिलो 700 नैनोमीटर की जो तरंगदैर्ध्य हैं उनसे ये
उनसे छोटी तरंग दैर्ध्यों का ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। और सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों में मूल रूप से यहाँ जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाया जाता है उसका नाम है फाइकोबिलेंस। क्या नाम है? फाइकोबिलेंस। पीछे अपन ने डिटेल पढ़ी है इनकी, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोरिथ्रिन, तो टू टाइप्स के होते हैं। ये सहायक एक्सेसरी पिगमेंट यानी कि सहायक प्रकाश संश्लेषी वर्णक। तो यहाँ इसका ये हो गया और ये है इसका अभिक्रिया केंद्र। अब बात आती है प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण की, तो ये 2 चरणों में होता है, चक्रीय और अचक्रीय। तो यहाँ जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, केवल और केवल ओनली पार्टिसिपेट इन नॉन साइक्लिक यानी कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। जबकि ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है। ये केवल और केवल किस में पार्टिसिपेट करता है? अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण में भाग लेता है। अब इसके बाद इन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन देखें तो आप अगर इनमें अंतर पूछा जाता है तो आप इस तरह से ये 2-3 अंतर आप इसमें लिख सकते हैं, एक छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। और अब इसके बाद में अपना जो मेन टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। तो प्रकाश संश्लेषण की जो कंप्लीट मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो उसको स्पष्ट तौर पे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में या 2 चरणों में मूल रूप से इसको बांटा गया है। तो जो 2 चरण हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 लाइट रिएक्शन और नंबर 2 डार्क रिएक्शन। ये होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और ये होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक जो अभिक्रिया है इसको पुनः बहुत सारी स्टेप्स यानी कि नियर बाई मैंने और छोटे टुकड़े कर दिए हैं। एग्ज़ाम में या अपनी बुक्स जो है उसमें तो 2 या 3 स्टेप्स दे रखे हैं, लेकिन अपन उनको शॉर्ट बना करके अच्छी तरीके से तैयार कर सकें और अपने को बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से वो याद रहें, उसके लिए मैंने इनको 5 भागों में बांट दिया है। यानी कि अपन इनको 5 स्टेप्स में इनकी स्टडी करेंगे। तो पहला जो है वो है क्लोरोफिल अणुओं का उत्तेजित होना व उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। पहला चरण एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स एंड रिलीज ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। दूसरी स्टेप जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन। तीसरा चरण ऑक्सीजन का मुक्त होना यानी कि रिलीज ऑफ O2। और चौथा स्टेप है अपचायक शक्ति, रिड्यूसिंग पावर का प्रोडक्शन, अपचायक शक्ति का निर्माण, या जिसे आप कह सकते हैं NADPH+H+ की उत्पत्ति या फॉर्मेशन। और 5वां अंतिम चरण जो है प्रकाशिक अभिक्रिया का वो है प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में अपन वापस 2 स्टेप्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे अपन
चक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण और दूसरा अपन पढ़ेंगे अचक्रीय प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण। तो नेक्स्ट वीडियो में लाइट रिएक्शन के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे और इसके बाद डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो आज आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो मैंने लिखा है, अपन ने जितना भी डिस्कस किया है उसको आप अच्छी तरह से तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। देन थैंक यू।